ऐसे तो आते जाते रहना चाहिए, अच्छा रहता है, मतलब थोड़ा अच्छा लगता है, आप लोगों का भी इंटरटेनमेंट हो जाएगा। क्या बोलते हो आप लोग, है कि नहीं? यस सर। देखो, अब हम लोगों को बेटा पढ़ना है टॉपिक जो पिछली बार पढ़ाया था, उसके क्वेश्चंस करना है। दैट इज द मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था? जो लोग मौजूद नहीं थे भैया वो दिक्कत पा सकते हैं, और जो लोग मौजूद थे मैंने क्या बताया था? क्या फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में बताया था? यस सर। है ना? फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में क्या बताया था मैंने? कि किसी भी बॉडी पे कुल कितने फोर्सेस किधर की ओर लग रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। बताया था? यस सर। कौन कौन से लगाते हैं? कौन कौन से फोर्सेस लगाते हैं? नॉर्मल रिएक्शन लगाते हैं, टेंशन लगाते हैं, और ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशन। है ना? इस चैप्टर में हम लोग 3 लगाते हैं, अगले चैप्टर में हम लोग फ्रिक्शन को भी लगाएंगे। अब उन पर से क्वेश्चन कैसे बनेंगे? देखो, तो टॉपिक है मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। इस टॉपिक के क्वेश्चन शुरू करने के पहले एक चीज मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक 10 किलो का ऑब्जेक्ट आप लोग सामने देख रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट पे राइट साइड से फोर्स लगा रहा हूँ। कितना फोर्स लगा रहा हूँ? 10 न्यूटन। लेफ्ट साइड से फोर्स लगा रहा हूँ कितना? 5 न्यूटन। अच्छा, कोई भी ऑब्जेक्ट, भाई बशर्ते, ये तो बहुत ही अंडरस्टूड है बट फिर भी बता रहा हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा बड़े वाले फोर्स की डायरेक्शन में ही क्या करता है? मूव करता है। किधर मूव करता है? बड़े वाले फोर्स मूव करता है, मतलब एक्सेलरेट करता है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक से ज्यादा फोर्स लगाओ, निश्चित तौर पर आप खुद ही सोचो ना, ये आपका कूलर रखा हो, कूलर को इधर से धकाया 10 न्यूटन से, इधर से धकाया 5 न्यूटन से, तो किधर जाएगा? किसकी तरफ जाएगा? क्या 10 न्यूटन की तरफ जाएगा? राइट। क्यों? क्योंकि ये जीत गया। तो इस पूरे पार्ट में हम लोग को यही करना है। एक तरह से इसको मैं कहता हूँ कि युद्ध लड़ना है, और युद्ध में भी वही होता है, जो बड़ा होता है वो जीत जाता है। तो यहाँ पर भी किसी बॉडी पर 2, 3, 4 बहुत सारे फोर्स लगेंगे। वो बॉडी हमेशा उसी तरफ जाएगी, जो उसको मतलब टेक्निकली कहता हूँ कि बॉडी हमेशा रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में जाएगी, और जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो हमेशा बड़े वाले की तरफ होता है। तो अगर 10 न्यूटन का फोर्स राइट में लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स राइट में लगा, तो ये बॉडी किधर की ओर जाएगी? इट विल मूव राइट। टुवर्ड्स राइट, राइट की ओर जाएगी, मतलब राइट की ओर एक्सेलरेट करेगी। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा? राइट की ओर। तो अब यहाँ पर हम लोगों को, अब न्यूटन्स का सेकंड लॉ हम लोगों ने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के केसेस तो पढ़ लिए। यहाँ पर हम लोगों को लगाना है नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ बराबर एम ए के क्वेश्चंस नहीं करे थे ना अभी तक? अब एफ बराबर एम ए के क्वेश्चन करेंगे। तो हमेशा ध्यान रहो, नेट फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं? तो इसको मैं अपनी भाषा में लिखता हूँ। जैसे लोगों से बोलो कि सेकंड लॉ क्या है, तो आदमी क्या बोलता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हाँ, वो भी सही है। फिर बोलता है आदमी एफ बराबर एम ए। देखो, मैंने कॉलम में फर्स्ट लेक्चर में समझाया था, अगर मास कांस्टेंट होता है तो एफ बराबर एम ए लेते हैं, नहीं तो वी डी एम बाई डी टी लेते हैं। सेकंड वाला पार्ट अभी बताया नहीं, उसको बताऊंगा। तो हमेशा नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन का, नेट फोर्स का मतलब हमेशा होता है बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स बराबर मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। इसको हम लोग कहते हैं एफ बराबर एम ए। यूज करो। अभी कैसे यूज करेंगे? तो यहाँ पर देखिए, 10 न्यूटन से इस बॉडी को आप राइट में धका रहे हो, तो बड़ा फोर्स कौन सा है बच्चों? 10 न्यूटन। छोटा फोर्स कौन सा है? 5 न्यूटन। तो जीतेगा कौन? 10 न्यूटन वाला। तो इस बॉडी पर एफ बराबर एम ए कैसे लगाएंगे? तो बड़ा फोर्स 10। अच्छा, रिजल्टेंट मैंने वेक्टर में पढ़ाया भी था, अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट क्या होता है? ऐड होता है कि सब्ट्रैक्ट होता है? वही कर रहा हूं मैं यहाँ पर। अब्स्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट। हाँ, तो वही कर रहा हूं। तो ये फोर्स राइट में लगा रहे हो, ये फोर्स लेफ्ट में लगा रहे हो, तो इस पे जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स बराबर मास। मास कितना है?
10 इंटू एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो। तो इस तरह से आप ये निकाल सकते हो कि उस बॉडी का राइट की ओर एक्सेलरेशन कितना होगा। निकाल लीजिए 10 माइनस 5 कितना, 5 बराबर 10 इंटू ए। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी कितना हो जाएगा 5/10। 5/10 मतलब कितना 1/2। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी विल बी 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान दीजिए, तो अगर एक्सेलरेशन निकालना हो बच्चों तो हम लोग नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन लगा सकते हैं। नेट फोर्स हमेशा कैसे लगाते हैं ध्यान देना, तो बड़े फोर्सेस माइनस छोटे फोर्सेस बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए कभी एक से दो से ज्यादा लग गए, तो उस केस में कैसा लगाएंगे, वाई डायरेक्शन में भी लग सकते हैं बच्चों। तो मान लीजिए नीचे की ओर 10 न्यूटन लग रहा है, नीचे की ओर 5 न्यूटन लग रहा है, ये 10 किलो का ऑब्जेक्ट है, और ऊपर की ओर 25 न्यूटन लग रहा है। बॉडी किधर एक्सीलरेट करेगी, अभी देखो 3 लगा दी, ऊपर के हाँ तरफ। ऊपर यही ऊपर चलेगा। ध्यान दीजिए, मैं अभी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेके बता रहा हूँ तो डिसाइड करना आसान होता है। अभी क्वेश्चंस में नॉर्मल रिएक्शन टेंशन आएंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है तो वो भी फोर्सेस। तो आपको इसकी आदत डालनी है बच्चों कि बिल्कुल बेसिक, बहुत प्रैक्टिकल है। इस 10 किलो को 25 न्यूटन से ऊपर खींचा, इस 10 किलो को 10 न्यूटन से नीचे खींचा, और दूसरे ने 5 न्यूटन से नीचे खींच दिया, तो कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में रिजल्टेंट ऐड होता है, बताया था। तो कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की ओर जो फोर्स है वो कितना है 15 15। न्यूटन, और अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना है 25 न्यूटन। कौन जीत गया, बड़ा फोर्स कौन सा है 25, छोटा फोर्स कौन सा है 15। मतलब बॉडी, आदत डालना, बॉडी हमेशा बड़े वाले फोर्स की तरफ एक्सेलरेट करती है। एक्सेलरेशन किधर होता है, बड़े वाले की तरफ। मतलब इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा बच्चों वो किधर की ओर होगा, ऊपर की ओर। इक्वेशन क्या लिखोगे, एफ बराबर एम ए, बट एफ बराबर एम हमेशा क्या होता है, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स। तो कितना होगा बच्चों 25 माइनस छोटा कितना है 15 बराबर 10 इंटू ए। ठीक है, बड़ा माइनस छोटे जितने भी सबको इकट्ठा कर लो और माइनस कर दो, तो 25 माइनस 15 बराबर एम, तो कितना हो जाएगा 10 बराबर 10 So 1 इंटू meter per second. 1 एक्सीलरेशन। मीटर पर सेकंड। आज आप लोगों का फिर से टर्न है, टर्न है कि नहीं, भूल तो नहीं गए शाम को, यस सर। Yes, है sir. ना। तो आप लोग सब लोग आइएगा, आप लोगों का मैं स्वागत करूंगा और आप लोग रिवाइज करोगे। ठीक है, टाइमिंग आप लोग ग्रुप पे देखते रहिएगा। शाम को 3:30 4 4:30 कितनी बजे होगा, मैंने प्रियंका मैडम से बात करी थी, जिन बच्चों का मैथ्स का क्लास रहता है उन लोगों के लिए। तो मैडम ने बोला था कि देख लीजिए सर, आप बता दीजिए मैथ्स का आगे पीछे कर सकते हैं, तो अपन उसके अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं। आप लोग ग्रुप पे अपडेट रहिएगा। आज आप लोगों को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को पूरा रिवाइज करना है। सारे केसेस सिंपल्स वाले क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर 10 क्वेश्चन दूंगा, उनको सॉल्व करना है। ठीक है, पहले रिवीजन करेंगे, फॉर्मूले पूछूंगा मैं आप लोगों से, फॉर्मूले रिवाइज करना। ठीक है बच्चों, चलो दूसरा, तीसरा केस। अगर मैंने बताओ ऐसा बोल दिया बेटा, ये मेरे को बताइए, मान लो इधर से मैंने 15 न्यूटन 5 न्यूटन लगा दिया, इधर से मैंने 10 न्यूटन लगा दिया, और इधर से बच्चों मैंने 15 न्यूटन लगा दिया, तो क्या बॉडी कहीं जाएगी क्या। No, sir. सर क्यों नहीं आपने जा रही है? डायरेक्शन थी ना क्या बोले, सर, वो ऑब्जेक्ट की तरफ चाहिए ना डायरेक्शन। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ ये भी सुन लो, तुमने से किसी ने एक बार पूछा था मेरे से कि सर ये क्या था, है ना। तुमने में से किसी ने मुझे ये देखो, ये है पुश और पुल, समझते हो बचपन में एक चीज पढ़ते थे ना, यस। फोर्स इज अ पुश और Yes. पुल, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। जैसे ये वाला फोर्स किधर आ रहा है, टुवर्ड्स द बॉडी आ रहा है कि अवे फ्रॉम द बॉडी आ रहा है। Towards the टुवर्ड्स द बॉडी। किसी चीज को धकाते हो ना, भीड़ में लाइन में लगते हैं, तो लाइन को धकाते कैसे हो, धक्का कैसे मारते हो, ऐसे मारते हो। तो किसी चीज की तरफ अगर फोर्स लगाते हैं, मतलब वो फोर्स कौन सा होता है बच्चों, पुशिंग फोर्स होता है। और पुल किधर करते हैं, किसी चीज को पुल पुल करना मतलब अपने से दूर की ओर खींचना, होता है कि नहीं होता है। किसी को पकड़ के कॉलर पकड़ खींचते हैं ना, मारो साले को उसको, तो उसकी कॉलर पकड़ के हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं।
तो खींचते हैं मतलब वो क्या है, पुल है, और धक्का मार रहे हैं मतलब वो क्या है, पुश है। तो फोर्स इट इज इधर अ पुश और अ पुल, तो उसमें हमको दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वाला फोर्स कैसा है, ये कैसा है, Push. पुशिंग है। ये भी कैसा है, पुशिंग है। पुश तो इसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं, बात दोनों हो सकते हैं। अगर इसको पुश लगा रहे हो मतलब किधर लगा रहे हो, लेफ्ट में लगा रहे हो। और ये वाला फोर्स भी कैसा है, पुश मतलब किधर लगा रहे हो, राइट राइट में लगा रहे हो। पुशिंग, और ये दोनों कैसे हैं, ये क्या है, अवे फ्रॉम द Pull. बॉडी है, Pulling ये भी force. कैसा है, अवे फ्रॉम द बॉडी, ये भी अवे फ्रॉम द बॉडी, तो ये पुलिंग है। तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पुश भी लगा सकते हैं और पुल भी लगा सकते हैं, ठीक है भाई। अब मेरे को बताओ, तो यहाँ पर 15 न्यूटन से पुल कर रहे हो, यहाँ 10 न्यूटन से पुल कर रहे हो, यहाँ 5 न्यूटन से पुल कर रहे हो, ये बॉडी कहीं जाएगी क्या, नो No, सर sir. क्यों नहीं जा रही, So दोनों तरफ equal forces हैं. एंड इक्वल एंड जीरो तो ये रिजल्टेंट लिखना मतलब इट इज लाइक अ टग ऑफ वॉर, जो आप खेलते हो ना गेम, जो बड़ा होगा वो जीतेगा। अगर कोई बड़ा है ही नहीं, इसका मतलब कोई नहीं जीतेगा। तो 15 न्यूटन से लेफ्ट में खींचा और ये दोनों सेम डायरेक्शन में जुड़ता है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी कितना हो जाएगा, 15 न्यूटन, वो किधर हो जाएगा, राइट। तो जितना लेफ्ट में उतना ही राइट, मतलब इसको क्या बोलेंगे, फोर्सेस कैसे हैं, बैलेंस्ड। बोलो सही है बच्चों। अब बैलेंस्ड फोर्सेस, इसका मतलब क्या, कि बड़ा माइनस छोटे की वैल्यू कितनी आनी चाहिए। अगर फोर्सेस बैलेंस्ड है बच्चों, तो क्या बड़े को छोटे में से माइनस करूंगा तो कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है। तो क्या बैलेंस्ड अगर फोर्सेस हैं, तो नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स जीरो आएगा क्या, बोलो। यस Yes, सर sir. Yes, sir. है ना, पूरा चैप्टर ही हमारा इस पे, इक्विलिब्रियम और मोशन पे। तो अगर किसी डायरेक्शन के फोर्सेस बैलेंस्ड हो जाते हैं, मतलब उस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है, जीरो। और बच्चों नेट फोर्स हमेशा क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। तो अगर उस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है, तो क्या ऐसा बोल सकता हूँ ये बॉडी काय पे रहेगी, रेस्ट रेस्ट पे रहेगी, मतलब उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो होगा। देख लीजिए, Zero. दोनों को यूज करूंगा। तो अगर किसी डायरेक्शन के फोर्सेस बैलेंस्ड हो जाएंगे, मतलब बॉडी रेस्ट पे रहेगी, रेस्ट पे रहेगी, तो उसका एक्सेलरेशन जीरो। इसी चीज को एक नाम दिया गया है, इसको बैलेंस्ड को एक नाम देते हैं। वो नाम क्या है बच्चों, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, ध्यान रखना। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है या सारे फोर्सेस बैलेंस्ड है, तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। समझ गए बात मेरी। Yes, sir. चलिए चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस कौन से होंगे, तो सबसे पहले टाइप 1, पहले टाइप का क्वेश्चन बच्चों कौन सा होगा, वो आप लोग देखिएगा। व्हाट विल बी द टाइप 1, अरे तुम लोगों को तो कल बढ़िया छुट्टी मिल गई है, आप लोगों को एक्सपेक्टेड था क्या छुट्टी का, No, sir. नो सर No, sir. मेरे को भी नहीं पता था। वो मैडम बोले कल छुट्टी है, मैं भूल ही गया। मैंने कहा काय की छुट्टी है कल, तो वो बोले ईद की छुट्टी है। अच्छा, मैंने बोला हाँ यार, नहीं तो मैंने तो क्लास में आपको अनाउंस किया था ना टाइम। तो बच्चों Yes, sir. छुट्टी का अपना मजा अलग है यार, ये मैंने देखा है। छुट्टी का जो आनंद है, वो आनंद ही अलग है। आप लोग छुट्टी पसंद करते हो कि नहीं करते हो, करते हैं सर। Yes, sir. Yes, sir. अरे यार अगर कोई बच्चे को छुट्टी पसंद नहीं है, इसका मतलब मेरे हिसाब से तो वो बच्चा ही नहीं है। छुट्टी मिलते रहना चाहिए यार, छुट्टी उट्टी का आनंद अलग है। हालांकि अपना देखो, और क्या 11th क्लास में इतना लोड नहीं रहता ना, तो छुट्टी आदमी एंजॉय भी। अभी 12th क्लास में जाते हो, जाओगे, फिर वहाँ एग्जाम तुमको पास में दिखेगी, तो फिर टेंशन होगा, अरे क्या होगा कैसा नहीं होगा। तो
वहां तो फिर भी ठीक है। मैं आपको बताऊं, देखो 11th क्लास का काम क्या है बेटा, तुम लोग एक बात गौर करना कभी। 11th क्लास में अपन रिजल्ट के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं क्या? ये क्लास जो है ये रिजल्ट के लिए नहीं है। ये बेसिकली तो आप लोगों के मतलब फिजिक्स की बात करूं मैं मेन तौर पे, क्योंकि बायो और केमिस्ट्री सब्जेक्ट भी अलग है अपना। तो यहाँ पे अपन आईक्यू डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। फिर 12th क्लास में जब आप लोग जाओगे तो ऑटोमेटिक आप लोगों का, जो लोग मेहनत करेंगे यहाँ पे, जो लोग नहीं करेंगे वो तो वैसे ही रहेंगे, तो ऑटोमेटिक आप लोगों का आईक्यू डेवलप हो जाएगा। तो वहां पर हम लोग बहुत सारी चीजें और भी करेंगे जो आप लोगों को यहाँ पर अभी नहीं, 11th क्लास में सब कुछ नहीं बता सकते। सारे क्वेश्चन ही अगर एक संग करा देंगे यहाँ पे, तो अभी आप लोगों का उतना आईक्यू मतलब डेवलप ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोगों ने अभी 10-12 साल में, बचपन से अभी तक आपने इतनी मेहनत नहीं करी कभी। तो ये साल हमारा आईक्यू, कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल डेवलप करने का साल होता है। इसके फ्रूट्स जो आपको मिलेंगे वो अगले साल मिलेंगे। तो इसलिए तो कहते हैं 11th मेन है, कि जिसने 11th गायब कर दी, किसने 11th गायब भी कर दी तो वो 12th क्लास में बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, मतलब मैं ये नहीं कहूँ इम्पॉसिबल है, बट बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए बेटा इनको अच्छे से करना ना। अभी अपन और भी बहुत सारी चीज सीखेंगे 12th क्लास में। मैं फिर से अभी जैसे 12th की बैच को अब मैं शाम को बुला रहा हूँ, आप लोगों को बुला रहे हैं जैसे, ऐसे उन लोगों को भी बुला रहे हैं शाम को। और शाम को उनको बुला के अब उनको भी पूरी डीसी पांडे सॉल्व करवा रहे हैं कि बैठो रोज एक चेक पॉइंट करो, जैसे आपको करवा रहे हैं, एक दिन उनको, एक दिन उनको, एक दिन उनको, एक दिन उनको। तो वो अब रिजल्ट प्रोड्यूसिंग का टाइम है, तो इसलिए आप लोग भी उसको फॉलो करते रहिए, ठीक है? बस धैर्य रखना है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, वो मेन है। न्यूमेरिकल धीरे धीरे बनता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चा एक भी न्यूमेरिकल नहीं बना पाता था शुरू में जब आए थे, अब आप देखो कि अब आपको कुछ तो बनने लगेंगे। अभी और 1-2 महीने करोगे तो और बनने लगेंगे। तो न्यूमेरिकल इट इज अ प्रैक्टिस, जितनी अपन करेंगे उतना अच्छा होगा। अभी ये मैंने क्वेश्चन पूछा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ टाइप है, बिल्कुल एज इट इज यही के पूछा हुआ टाइप है, सिर्फ वो 2-3 kg वैल्यूज चेंज कर देते हैं, ठीक है? मैंने आपको बताया फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन दिस एंड दिस एंड दिस। सबसे पहले देखो सेटअप समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि मैंने बोला भाई मैं बात ही न्यूटन्स लॉ है तो मैं बात ही प्रैक्टिकल करूंगा, जो बिल्कुल हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में काम आती है। समझ लीजिए ये दो क्या है, कूलर, कूलर रहता है ना घर में, कूलर। दो कूलर ले लो छोटे छोटे, 2 किलो के, 3 किलो के। ये दोनों कूलर को क्या कर दिया, चिपका के रख दिया। इधर से क्या दिख रहा है, ये 20 न्यूटन मतलब क्या है? फोर्स। फोर्स। कूलर नहीं समझना हो तो लाइन में लगे 2 आदमी को समझ लो, कि 2 आदमी को पास पास खड़ा कर दिया। इधर से क्या कर रहे हो, इधर से क्या कर रहे हो, 20 न्यूटन से बच्चों राइट में धक्का दे रहे हो, और इधर से 10 न्यूटन में लेफ्ट में धक्का दे रहे हो। तो दो बच्चों को लाइन में खड़े हैं, चिपका दिया, एक को उधर से पुश किया और एक को इधर से पुश किया। आपको देख के समझ में आना चाहिए किधर जाएंगे दोनों। राइट साइड। राइट। राइट साइड। अच्छा टॉपिक जो है, हेडिंग तो पढ़ लो क्या है। हेडिंग क्या है, हेडिंग में क्या बताया, इट इज द मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। कनेक्टेड बॉडीज। अभी व्हाट इज द, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कनेक्टेड बॉडीज? जुड़े हुए। तो मैं तो कहता हूँ जुड़े हुए। कनेक्टेड बॉडी, कनेक्टेड बॉडी में चिपके हुए। हाँ हमारी हिंदी लैंग्वेज में साथ साथ चलना। पिक्चर में दिखाते हैं ना, तुम जिंदगी भर मेरे साथ साथ चलना, हम साथ साथ हैं। तो यहाँ पर भी साथ साथ की बात कर रहे हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, ट्रेन, ट्रेन में मुझे बताइए, अगर इंजन, गौर सुनना एग्जाम्पल, अगर इंजन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, तो बाकी के जो डब्बे होंगे उनकी स्पीड कितनी होगी? 50। सेम होगी। 50। सेम तो होगी। एक काम करो, सोच के देखो, कोई बीच वाला डब्बा मना कर दे कि मैं तो नहीं चलूंगा 50 से, तो क्या होगा? पर पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि वो कनेक्टेड है, सारे डब्बे कनेक्टेड हैं इंजन से। तो जब बॉडी, अब कंक्लूजन क्या मिला, जब बॉडीज बच्चों साथ साथ में चलती है तो उनकी स्पीड, एक्सेलरेशन सब कॉमन होते हैं। कॉमन मतलब सेम होते हैं। सेम। तो यहाँ पर इस पूरे टॉपिक में हम लोगों को कनेक्टेड बॉडीज के बारे में ही बात करना है।
और वो मैं आपको दिखाऊंगा भी कनेक्टेड बॉडीज के बारे में कैसे बात करना है। तो यहाँ पर भी बच्चों ऐसे ही देखिए, आपने इसको 20 न्यूटन से राइट में दिखाया, आपने इसको 10 न्यूटन से लेफ्ट में दिखाया, तो चूंकि ये वाला फोर्स कौन सा है, ग्रेटर बड़ा वाला ये वाला फोर्स फोर्स बड़ा वाला फोर्स। और ये वाला फोर्स कौन सा है, छोटा। तो ये दोनों की दोनों बॉडीज किधर चलेगी, राइट में। अब देखो दोनों साथ साथ चलेगी, क्या ऐसा हो सकता है कि 3 किलो वाला मना कर दे कि मैं तो नहीं जा रहा, 200 ऐसा पॉसिबल ही नहीं। No, तो दोनों की दोनों बॉडीज जो है वो किधर जाएगी, बोथ विल मूव इन द राइट डायरेक्शन। क्या साथ साथ जाएगी, साथ साथ कैसे, देखो अगर ये जाएगा तो ये इससे कनेक्टेड है, चिपका हुआ है, तो ये इसको भी धकाएगा और दोनों की दोनों बॉडी क्या होगी, साथ साथ राइट डायरेक्शन में मूव करेगी। समझे, ये हम लोग को पढ़ना, दैट इज द मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। आगे बढ़ो, स्टेप क्या सॉल्व करना है उस पर चर्चा करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना, तो स्टेप को बहुत अच्छे से याद रखना। पहली स्टेप में क्या करते हैं, इसको बहुत अच्छे से याद रखना। तो पहली स्टेप में, हाँ, अब सुबह सुबह तो सारे बच्चे आ गए मेरे को लगता है आज। तुम लोग शाम को क्लास लेते सब लोग आते नहीं थे, 3-4 बजे छुट्टी पर। अभी मेरे को लग रहा है सब आ गए। स्टेप, अच्छा यार पहला दिन है इसलिए हो सकता है जोश जोश में। स्टेप 1 में क्या, जब बॉडी, देखो 2-3 क्वेश्चन में स्टेप याद हो जाएगी अच्छे, साथ साथ चले तो उनको मेरे साथ में लिख लेना, जब बॉडी साथ साथ चले तो उनको सिंगल बॉडी अंदर कर सकते हो। जब बॉडी साथ साथ चले तो उनको सिंगल बॉडी कंसिडर कर सकते हो। अभी सोचना नहीं कि सर आप ये क्यों बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, वो तरीका मैं आपको स्टेप्स में बता रहा हूँ। 2 से 3 क्वेश्चन में आप लोगों को भी उसके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो अभी सुनते चलना जैसा मैं बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टेप में साथ साथ चलते हैं तो उनको सिंगल बॉडी कर सकते हैं। हाँ, सिंगल कंसिडर कैसे करेंगे, मैंने बोला ये दोनों की दोनों साथ साथ चल रही है, किधर चल रही है, राइट में, तो उनको सिंगल बॉडी। अब सिंगल बॉडी कंसिडर कैसे करोगे, देखो तो सिंगल बॉडी कंसिडर करने का मतलब क्या होता है कि इन दोनों को एक डब्बे में पैक कर लो। डब्बे में पैक कर लो मतलब एक सिंगल बॉडी। अभी मुझे बताओ अगर इन दोनों को एक सिंगल बॉडी बना दूंगा तो टोटल मास कितना हो 5 5 5 kg। kg आप उस 2 बॉडी की बजाय एक सिंगल बॉडी बना लो, एज्यूम कर लो, जिस सिंगल बॉडी का मास कितना हो जाएगा बच्चों, 5 kg हो जाएगा। इस सिंगल बॉडी पे कौन कौन से फोर्स लगा रहे हो, देखो जब इसको सिंगल बॉडी बना लिया आप लोगों ने, जब इसको सिंगल बॉडी बना लिया तो 2 देखो ही मत, एक बड़ी बॉडी, इस पे फोर्स कितना लगा रहे हो, राइट साइड में लगा रहे हो 20 न्यूटन का, और लेफ्ट साइड में लगा रहे हो कितने का, 10 न्यूटन का। मैंने बोला चूंकि एक्सेलरेशन किधर होगा, एक्सेलरेशन किधर होगा, राइट राइट। साइड और एक्सेलरेशन क्या होगा, एक नई चीज बता रहा हूँ, ए कॉम, दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन होगा। कॉमन होगा मतलब, सेम होगा। सेम स्पीड। हाँ ध्यान रखना, धीरे धीरे, स्पीड नहीं बोलेंगे उसको, स्पीड से बोलने की बजाय बेहतर है एक्सेलरेशन से बोलना। तो ये पहली स्टेप है, जब बॉडी साथ साथ चले को एक सिंगल बॉडी कंसिडर कर लो और दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन होगा। कॉमन मतलब सेम होगा, है ना। टॉपिक यही है हमारा, टॉपिक ही हमारा यही, कि जब चीजें साथ साथ चलती है तो उनके एक्सेलरेशन स्पीड्स कॉमन होती है। एक एग्जांपल और दूं, आप लोग मान लीजिए कार में 4 लोग बैठ के जा रहे हैं, कार में चारों सीट ऑक्यूपाइड है और कार आप चला रहे हो 100 किलोमीटर पर आवर से। क्या मेरे को ये पूछने की जरूरत है कि ड्राइवर की स्पीड कितनी है, 9 सर। 200 जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप तो कार में बैठे हो, तो जितनी स्पीड कार की है उतनी स्पीड आपकी होगी। क्यों, क्योंकि कार और आप सब कनेक्टेड बॉडीज हो आपस में। तो जितना एक्सेलरेशन कार का होगा उतना ही एक्सेलरेशन आपका होगा। बस सेम चीज को यहाँ पर अप्लाई कर दोगे तो कुछ भी नया नहीं है, चूंकि 2 और 3 किलो साथ में जा रहे हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन कैसे होंगे आपके
कॉमन, दैट विल बी सेम। कितने होंगे, सर ये आखिरी में क्या लिखा है? कितने, कौन सा? अबे ये मेरे साथ साथ लिख लिया करो, मेरी हिंदी हाँ, की राइटिंग सर। भी बाद में समझ में नहीं आएगी। तो आखिरी का बस का के बाद जब बॉडी साथ साथ चले तो उनको सिंगल बॉडी कंसिडर कर सकते हैं, इसीलिए उनका एक्सेलरेशन कॉमन होगा, सेम होगा। ठीक है, मैं इंग्लिश में इसलिए राइट, इंग्लिश में क्या वो फील नहीं आती, हम लोग तो सब देसी लोग हैं ना, भारतीय हैं, हमको फीलिंग हिंदी में आती है। तो मेरे साथ साथ लिख लिया करो, हिंदी की राइटिंग बाद में समझ में नहीं आएगी। ठीक है, हाँ। तो स्टेप 1 में क्या करते हैं बच्चों, हमेशा कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, उनको सिंगल बॉडी बना लेंगे। इनको सिंगल बॉडी बना लेंगे तो अब मुझे बताइए इक्वेशन क्या लिखाएगी, इक्वेशन क्या लिखाएगी, बोलो इक्वेशन क्या लिखाएगी? बड़ा फोर्स बोलना माइनस छोटा मास